नमस्कार, मैं सुख भोजक आदर्श विद्या मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 के पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमने पूंजी खाते पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पूंजी पर ब्याज की गणना। पूंजी पर ब्याज की गणना किस प्रकार की जाती है और कौन कौन सी इसकी विधियां हैं, जिसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। पूंजी पर ब्याज की गणना की दो विधियां हैं। पूंजी पर ब्याज की गणना की दो विधियां हैं। जैसा कि हम पूर्व के वीडियो में समझ चुके हैं कि पूंजी पर ब्याज कहाँ कहाँ मेंशन होता है। P&L एप्रोप्रिएशन के DR में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लेखा करते हैं और पार्टनर्स कैपिटल में हम CR साइड में उसका लेखा करते हैं। लेकिन लेखा जरूर करते हैं, इसकी गणना किस प्रकार से होगी वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो पूंजी पर ब्याज की गणना दो विधियों से की जाती है। पहले ये जरूर समझ लें कि पूंजी पर ब्याज यदि प्रश्न में स्पष्टतः उल्लेख हो, साझेदारी संलेख में स्पष्टतः उल्लेख हो कि पूंजी पर ब्याज दिया जाना है, तो उसी स्थिति में ही पूंजी पर ब्याज की गणना होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये बात पूर्णतया समझ लें कि पूंजी पर ब्याज उसी स्थिति में दिया जाता है जब साझेदारी संलेख पूर्व में बताया था, तो उसमें अगर उल्लेख हो तो ही पूंजी पर ब्याज देना है, अन्यथा आपको पूंजी पर ब्याज नहीं काउंट करना है, नहीं कैलकुलेट करना है। तो पूंजी पर ब्याज की कैलकुलेशन करने की, गणना करने की कितनी विधियां हैं वो जानते हैं। पूंजी पर ब्याज की गणना की दो विधियां हैं। की गणना की निम्न दो विधियां हैं। निम्न दो विधियां हैं। पहली विधि कौन सी है? सरल विधि। पहली विधि सरल विधि हो गई। सरल विधि में पूंजी पर ब्याज, देखो पहले ये समझ लें, पूंजी पर ब्याज प्रारंभिक पूंजी पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? प्रारंभिक पूंजी पर दिया जाता है। प्रारंभिक पूंजी कौन सी हो गई? जो साझेदार व्यापार प्रारंभ करते हैं, साझेदारी व्यापार प्रारंभ, उस समय जो पूंजी लगाते हैं वो प्रारंभिक पूंजी हो गई। और सरल विधि से पूंजी पर ब्याज की गणना का सूत्र क्या होगा कि पूंजी की राशि गुणा दर बटा 100 गुणा अवधि। मतलब अवधि का मतलब आपका माह हो सकता है या डेज हो सकते हैं, दिन भी हो सकते हैं। माह हो तो 12 लिखेंगे और डेज होंगे तो आप यहाँ पर 365 लिखेंगे। माह हो ऐसे लिख दें, माह है तो आप 12 लिखेंगे और दिन हो तो आप 365 लिखेंगे नीचे। ठीक है। इससे पूंजी पर ब्याज की गणना कब की जाएगी? जब वर्ष में एक बार पूंजी लगाई जाए, तो उस स्थिति में हम पूंजी पर ब्याज की गणना सरल विधि से कर सकते हैं। लेकिन जब एक से अधिक बार पूंजी लगाई जाए या निकाली जाए, उस स्थिति में इससे गणना करना थोड़ा जटिल हो जाएगा। हालांकि कर भी सकते हैं, लेकिन पूंजी की राशि जो दे रखी है, एक बार पूंजी लगाई जाती है, वो सीधे यहाँ पे लिख देंगे। दर आपको प्रश्न में दी भी होगी। माह, कितने माह, कब से कब तक आपने पूंजी लगाई है, वो तिथि के अनुसार आपको माह लिखने होंगे। पूरे 12 महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, 8 महीने का हो सकता है, 9 महीने, जितना भी। जब से व्यापार प्रारंभ किया है उस तिथि से लेकर वर्ष की अंतिम तिथि को जब ब्याज दिया जाता है, उस दिन तक का आपको ब्याज देना है। पूरे 12 महीने का भी हो सकता है और कम भी हो सकता है उसका। और अकॉर्डिंग टू डेज हो तो आप दिन और 365 लिख सकते हैं। ये कब अप्लाई होता है सरल विधि? जब एक बार पूंजी वर्ष में लगाई जाए। इसका एग्जाम्पल देखें तो मान लो x और y है
और उन्होंने 1/4/10 को 50,000 और 30,000 पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। 10% इनको पूंजी पर ब्याज देना है। तो उस स्थिति में पूंजी पर ब्याज 10% 31/3/12 को 31/3/11 को काउंट करना है। तो किस प्रकार काउंट करेंगे, तो वो आप पूंजी पर ब्याज किस प्रकार निकालेंगे। एक ही बार पूंजी लगाई है तो 50,000 x की पूंजी पर ब्याज इस सूत्र से निकालेंगे। तो 50,000 गुणा 10/100 गुणा 12/, पूरे वर्ष का ब्याज हो गया। ये है साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ किया उस तिथि को उनकी पूंजी, और उन्होंने उसके मध्य कोई पूंजी नहीं लगाई। पूंजी पर ब्याज आपको 10% देना है दोनों को, और 31/3/11 को आपको पूंजी पर ब्याज की गणना करनी है। तो 12 से 12 काट दें, 0 से 0 काट दें, 5,000 रुपये पूंजी पर ब्याज होगा सरल विधि से। सिंपल मेथड, सीधा सीधा पूंजी पर ब्याज की गणना कर ली। अब y का भी इस प्रकार से पूंजी पर ब्याज की गणना होगी। y का कितना हो जाएगा, 30,000 पर 3,000 हो जाएगा। दूसरा जो मेथड है, दूसरा मेथड कौन सा है, गुणनफल विधि। कौन सी विधि है, गुणनफल विधि। गुणनफल विधि से पूंजी पर ब्याज की गणना किस प्रकार करेंगे। जब वर्ष में, ये कब किया जाता है, जब वर्ष में पूंजी एक बार लगाई जाए तब तो ये, और जब पूंजी एक से अधिक बार लगाई जाए और निकाली जाए, उस स्थिति में गुणनफल विधि से आपको क्या करना है, पूंजी पर ब्याज निकालना है। क्योंकि ये विधि आपकी आसान रहेगी, इससे आपका पूंजी पर ब्याज निकालने में आसानी रहेगी। जब एक से अधिक बार पूंजी लगाई जाए और निकाली जाए, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग गुणा दर बटा 100 गुणा 12। जब पूंजी एक से अधिक बार लगाई जाए और निकाली जाए, उस स्थिति में आपको क्या करना है, गुणनफलों का योग गुणा दर बटा 100 गुणा 12, ये फॉर्मूला लगाना है। अब गुणनफलों का योग कैसे निकाला जाए, प्रश्न में दर दी हुई होगी, पूंजी कब कब लगाई गई, कब कब निकाली गई, ये सारी सूचना दी हुई होगी। लेकिन गुणनफलों का योग आपको प्रश्न में दिया हुआ नहीं होगा, उसकी राशि कैसे निकालेंगे, एक टेबल आपको जरूर बनानी होगी। गुणनफल की राशि की गणना, गुणनफल की राशि की गणना या गुणनफल की राशि ज्ञात करना। तो ये ज्ञात करने के लिए आपको एक टेबल बनानी होगी। यहाँ आ जाएगा प्रोडक्ट गुणनफल, यहाँ आ जाएगी डेट, यहाँ आ जाएगा आपकी अमाउंट, कितनी राशि ए और बी ने, मान लो ए और बी दो पार्टनर है, यहाँ पे आ जाएगा आपका टाइम पीरियड, ये आ गया गुणनफल, गुणनफल ए और बी का। ये टेबल आपको स्टेटमेंट के रूप में बनानी होगी, किस प्रकार से आपने ये गुणनफल की राशि निकाली। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मानो क्वेश्चन ये है कि ए और बी ने 1/4/11 को व्यापार प्रारंभ किया और उन्होंने पूंजी लगाई 20,000 ए ने लगाई और 10,000 बी ने। 1/4/11 को पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया, 1/8/11 को 5,000 रुपये पूंजी बी लगाता है और 1/12/11 को ए 2,000 रुपये पूंजी लगाता है। ये मानो प्रश्न है, और इसी प्रश्न को आपको 31/3/12 को क्या करना है, 31/3/12 को 10% वार्षिक दर से पूंजी पर ब्याज
की राशि ज्ञात करवाई गई है। ज्ञात करें। 31/3/12 को समाप्त वर्ष में 10% वार्षिक दर से पूंजी पर ब्याज की राशि ज्ञात करें ए और बी की। तो किस प्रकार करेंगे? पूंजी एक से अधिक बार, ए 2 बार पूंजी लगाता है, बी 2 बार पूंजी लगाता है, निकाल भी सकता है। तो उस स्थिति में किस प्रकार पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे? 1/4/11 को 20,000 रुपये ए लगाता है और 10,000 रुपये बी लगाता है। अवधि किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? 20,000 1/4/11 को लगाए हैं तो टाइम पीरियड 31/3/12 तक अवधि क्या है? 1/4/11 से 31/3/12 12 महीने होते हैं। 20,000 को 12 से गुणा करके एक एक कॉलम में लिख देंगे 2,40,000 और 10,000 को 12 से गुणा करके बी के कॉलम में लिख देंगे 1,20,000। ये 1/4/11 की कैलकुलेशन की हमने। 1/8/11 को फिर एक साझेदार पूंजी लगाता है, 5,000 पूंजी लगा रहा है। कौन? बी। लगाता कब है? 1/8/11 को। कितने माह हो जाते हैं? 1/8/11 से आप काउंट करें 31/3/12 तक कितने माह होते हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 8 महीने हो रहे हैं। 8 माह के लिए पूंजी लगा रहा है तो 5,000 गुणा 8 40,000 हो जाएंगे यहाँ पर। और फिर 1/12/11 को पूंजी लगाता है 2,000। कौन? ए। तो ये 4 माह हो जाएंगे। यदि प्रश्न में यहाँ पे 31/12/11 होता तो 3 माह हो जाता, 15/12/11 होता तो 3.5 माह हो जाता। तो 2,000 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8,000 रुपये। अब गुणनफलों का योग निकाल दें। 2,48,000 और 1,60,000। यदि प्रश्न में आपसे इतना ही पूछा गया कि ये आपको प्रश्न दे रखा है और आपको एक पूंजी पर ब्याज की गणना ना करके आपसे पूंजी अनुपात पूछा गया हो, तो पूंजी अनुपात जब एक से अधिक बार पूंजी लगाई जाए और निकाली जाए तो पूंजी अनुपात आप गुणनफलों के योग से निकालेंगे। इसमें 248 और 160, 3 0 से 3 0 कट गए और 248 और 160 बचे तो 124 और 80 और फिर आपका और कट सकता है 62 और 40, वो भी कट रहा आपका। तो आप 62 और 40 को भी और शॉर्ट में कर सकते हो। तो कहने का मतलब सिर्फ पूंजी अनुपात पूछें तो आप इससे निकाल सकते हैं जब एक से अधिक बार पूंजी लगाई जाए और निकाली जाए। और पूंजी अनुपात ना पूछ करके और अधिक पूछे, पूंजी पर ब्याज की गणना पूछें तो आप इस सूत्र को अप्लाई कर सकते हो, इस सूत्र को। तो गुणनफलों का योग, ए के गुणनफलों का योग कितना है? 2,48,000, ये 10 100 गुणा 12 और ऐसे ही बी का 1,60,000 गुणा 10 बटा 100 गुणा 12। तो 1 0 से 1 0 कट गया और 1 0 से 1 0 कट गया। ये हो गया आपका 2,066.6 मतलब लगभग 2,066 रुपये, 67 रुपये। और 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इसको काटा तो हमने 1333.33, तो लगभग 1333 हो गया, लगभग 2,067 हो गया। इस विधि से, गुणनफल विधि से एक से अधिक बार पूंजी जब लगाई जाती है, निकाली जाती है, तो इसी मेथड से आसान रहेगा कि आपका पूंजी पर ब्याज की गणना करना। यदि प्रश्न में ये लिख दिया जाता है कि 1/12/11 को पूंजी निकाली तो उस स्थिति में ब्याज की राशि और कम हो जाती। मानो ए निकाल लेता है, ये कहते हैं कि पूंजी निकाली। अब देखो प्रश्न थोड़ा सा चेंज करके फिर हल करवा रहा हूँ, पूंजी निकाली लिख देता है अगर, तो उस स्थिति में यहाँ पर ये 8,000 क्या हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये 8,000? पूंजी निकाली चेंज कर दिया मैंने, प्रश्न पहले कुछ और था कि ये नहीं था पूंजी निकाली, अब मैं कह रहा हूँ पूंजी निकाली, तो उस स्थिति में ये 8,000 रुपये प्लस के ना होकर के क्या हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। और ये 2,40,000 में से 8,000 घट के 2,32,000 हो जाएंगे। और ये 2,32,000 पर हम
पूंजी पर ब्याज निकालेंगे तो यहाँ अमाउंट चेंज हो जाएगी। देखो $1933.33। तो ये राशि कब चेंज हुई? जब पूंजी निकाली कह दिया। पूंजी निकाली मतलब यहाँ पर माइनस करना होगा आपको। ये क्लोज ध्यान रखना कि जब पूंजी निकाली लिख देते हैं तो ये परमानेंटली विड्रॉल है, तो उसकी पूंजी ये घटा देंगे इतने माह के लिए, तो ये 2,48,000 ना होकर के क्या हो जाएगा? 2,32,000 हो जाएगा। और उस स्थिति में पूंजी पर ब्याज कम बन जाएगा। ये था आपका पूंजी पर ब्याज की गणना की दोनों विधियों से सूत्र। यदि प्रश्न में यह कह दिया जाए कि यदि प्रश्न में प्रारंभिक पूंजी नहीं दे रखी है तो आपको विशेषतः ध्यान रखना है। प्रारंभिक पूंजी यदि प्रश्न में नहीं है तो आपको क्या करना है? पहले प्रारंभिक पूंजी की गणना करनी होगी। क्या करनी होगी? प्रारंभिक पूंजी की गणना करनी होगी। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? कैसी सूचना आएगी प्रश्न में? प्रश्न में सूचना आएगी कि वर्ष के अंत की पूंजी दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी? वर्ष के अंत की पूंजी दे रखी होगी। और पूंजी पर ब्याज आपको अगर निकालना है तो वो प्रारंभिक पूंजी पर निकलेगा। तो उस स्थिति में आपको पहले प्रारंभिक पूंजी की गणना करनी होगी। प्रारंभिक पूंजी की गणना किस प्रकार करेंगे? जो अंत की पूंजी दे रखी है, वर्ष के अंत की पूंजी, वर्ष के अंत की पूंजी दे रखी है, उसमें हमें उल्टा चलना होगा। मान लो ए और बी की पूंजी दे रखी है अंतिम पूंजी, उसमें आप क्या करेंगे? आहरण जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे? अतिरिक्त पूंजी घटा देंगे जो जुड़ी भी है, और घटाएंगे आप वर्ष का लाभ। ये प्रश्न में अगर प्रारंभिक पूंजी दे रखी है आपको तो उस स्थिति में आप अंतिम पूंजी दे रखी है तो प्रारंभिक पूंजी की गणना करनी होगी। और ये प्रारंभिक पूंजी आप इस प्रकार से निकालेंगे और इस पर आपको ब्याज लगाना होगा। ये विशेषता ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न भी आपके पाठ्यपुस्तक में है। तो प्रारंभिक पूंजी की गणना करनी पड़ सकती है। उस स्थिति में आहरण जोड़ दें और अतिरिक्त पूंजी और वर्ष का लाभ घटा दें तो प्रारंभिक पूंजी आ जाएगी और इस पर आपको पूंजी पर ब्याज की गणना करनी होगी। ये आपका पूंजी पर ब्याज की गणना का टॉपिक हो गया। अगले कालांश में, अगले वीडियो में हम पूंजी पर ब्याज का लेखा संबंधी अध्ययन करेंगे। इसके जो क्वेश्चन बनते हैं पाठ्यपुस्तक में आप जरूर कीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन के बाद जो भी है, चौथा क्वेश्चन है, आगे भी क्वेश्चन है, इसके पूंजी पर ब्याज से संबंधित एग्जाम्पल भी हैं, उनको आप प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।